नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है, अध्याय चल रहा है, वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, माने जेनेटिक्स। और हमने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में इसमें पढ़ा था RH कारक, रीसस फैक्टर, और जिसकी वजह से अगर पुरुष जो है, यदि पुरुष है RH धनात्मक माने RH पॉजिटिव और स्त्री है RH ऋणात्मक माने RH नेगेटिव, तो इनकी सिर्फ पहली ही संतान होगी, दूसरी संतान नहीं होगी। ठीक है, उसका गर्भपात हो जाएगा और उस स्थिति को हम कहते हैं रक्ताणु कोरकता। रक्ताणु कोरकता माने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये आपको पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम इसमें करेंगे एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है एक RH धनात्मक माने RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह एक RH ऋणात्मक माने RH नेगेटिव स्त्री से होता है और उनकी पहली संतान RH पॉजिटिव होती है। पहली जो बच्ची हुई वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, किसी मतभेद के कारण इस दंपति का अलगाव हो जाता है। अलगाव मतलब अलग अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। ठीक है, अलगाव हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, यह पुरुष एक RH पॉजिटिव स्त्री, RH प्लस स्त्री से पुनर्विवाह करता है। ठीक है, दूसरी शादी करता है और उसकी जो दूसरी पत्नी होती है वो RH पॉजिटिव होती है, परंतु जो इसकी स्त्री है, यह स्त्री भी एक RH पॉजिटिव पुरुष से पुनर्विवाह करती है। मतलब इस स्त्री का जो दूसरा पति है वो भी RH पॉजिटिव है, करती है। तो बताएं इन दोनों पुनर्विवाहों से अलग अलग कितनी संतानें उत्पन्न हो सकती हैं? ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में पूछ ली है ना, एग्जामिनर आपसे एक ही चीज पूछेगा। तो फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इधर। इसमें ये जो पहला केस था, ये जो पुरुष था
वो था RH पॉजिटिव, ये पुरुष है, ठीक है, और उसकी जो पत्नी है वो है RH नेगेटिव। तो इनकी पहली संतान हो गई है, तो प्रथम संतान कैसी है? RH पॉजिटिव। तो प्रथम संतान RH पॉजिटिव है, तो ये वाली जो स्त्री है उसके रक्त में क्या है? उसके रक्त में बन गई हैं प्रति RH पॉजिटिव प्रतिरक्षियां। मैंने आपको बताया था, है ना, है ना, एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज इसके साथ बन गई हैं, तो यहां हमने ये गोली लगा दी है, ठीक। ये पुरुष RH पॉजिटिव है, ये जो दूसरा विवाह करता है तो इसमें जो स्त्री होती है वो कैसी होती है? RH पॉजिटिव स्त्री के साथ ये करता है पुनर्विवाह, ठीक है। तो अगर RH पॉजिटिव स्त्री हो और RH पॉजिटिव पुरुष हो तो इनका जैविक विवाह माने बायोलॉजिकल मैरिज मान्य होती है, और ये कितनी भी संतानें उत्पन्न करना चाहें ये कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जितनी संतानें चाहें उतनी उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जो स्त्री है ना, अब इसने जो पुनर्विवाह किया है वो किया है RH पॉजिटिव पुरुष से, RH पॉजिटिव पुरुष से इसने किया है पुनर्विवाह। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, इसके शरीर में एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज माने प्रति RH पॉजिटिव प्रतिरक्षियां तो पहले से ही बनी हुई हैं, क्योंकि इसकी पहली संतान इसके गर्भ से जन्म ले चुकी है। तो अब इसमें प्राकृतिक रूप से एक भी संतान नहीं होगी, एक भी संतान नहीं होगी, राइट, एक भी संतान नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये क्या है? ये है क्या? ये है, मतलब बनेगा वो भ्रूण, लेकिन उसका गर्भपात हो जाएगा। माने क्या हो जाएगा? इस केस का क्या कारण है? इसमें होगा रक्ताणु कोरकता, माने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने आपको उपाय बताया था। उपाय क्या है? उपाय है रोगम इंजेक्शन, जो इन प्रतिरक्षियों को नहीं बनने देता। इसलिए मैंने प्राकृतिक रूप लिखा है यहां पर, ठीक है। प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकते, लेकिन अब रोगम के इंजेक्शन से वो कितने भी बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस पहले का आंसर हो जाएगा ये वाला, और दूसरे का आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसी के साथ आपका RH कारक जो है वो खत्म होता है। हमारा टॉपिक चल रहा था बहुयुग्म विकल्पता, मल्टीपल अलीलिज्म। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, रक्त समूहों में एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है, देखिए, जिसे हम कहते हैं बॉम्बे रक्त समूह। बॉम्बे रक्त समूह माने बॉम्बे ब्लड ग्रुप।
बेटा मुंबई जो जगह है ना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को, अब आप लोग ने तो बचपन से ही उसका नाम मुंबई सुना होगा, ठीक है। जब हम, लेकिन हमने अपने सामने उसका नाम बॉम्बे सुना हुआ है। उसका पुराना नाम बॉम्बे था। हुआ क्या, सन 1952 में, 1952 में एक आपके वैज्ञानिक थे, उनका नाम है डॉक्टर वाई एम भेंडे। डॉक्टर वाई एम भेंडे ने एक एक्सीडेंट का, एक दुर्घटना का केस देखा और उन्होंने देखा कि उसके रक्त समूह में कोई भी रक्त देने से काम नहीं चल रहा है। क्योंकि इससे पहले 1952 से पहले एक और, मतलब हमारे रक्त में एक और प्रतिजन होता है, उसकी भूमिका को खोजा नहीं गया था, और वो जो प्रतिजन है वो है एच प्रतिजन, माने एच एंटीजन। इससे पहले यह माना जाता था 1952 से पहले कि जो एच प्रतिजन है वो 100% मनुष्य जनसंख्या में पाया जाता है, इसलिए उसके रक्त स्थानांतरण में कोई भूमिका नहीं होती। इस डॉक्टर वाई एम भेंडे ने एक मनुष्य में का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका ब्लड देखा, उसका रक्त देखा, तो उन्होंने पाया कि उसके रक्त में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बॉम्बे रक्त समूह, इसमें, इसके रक्त में ए प्रतिजन माने ए एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। फिर बी प्रतिजन ये भी नहीं होता है, ठीक है। फिर एच प्रतिजन ये भी नहीं होता है, जबकि जो आपका, अच्छा, और आर एच कारक, आर एच कारक ये भी नहीं होता है, समझ में आया। जबकि ओ पॉजिटिव रक्त समूह में ए प्रतिजन नहीं होता, बी प्रतिजन नहीं होता, एच प्रतिजन भी होता है और आर एच कारक भी होता है। जबकि ओ नेगेटिव रक्त समूह में ए प्रतिजन भी नहीं होता, बी प्रतिजन भी नहीं होता, एच प्रतिजन होता है, आर एच कारक नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो बॉम्बे रक्त समूह है इसमें एच प्रतिजन भी नहीं होता है, इसलिए इसको किस तरीके से दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं ओ छोटे एच से, ठीक है, या ओ एच माइनस से, या फिर छोटे एच से। तो ये बॉम्बे रक्त समूह है और ये सिर्फ अपने ही रक्त समूह से रक्त ले सकता है। दे ये सबको सकता है, लेकिन ये सिर्फ OH नेगेटिव से ही रक्त को ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये एक विरला प्रकार का रक्त समूह है। इट इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, जो बहुत कम 0.001% जनसंख्या में, 0.001% जनसंख्या में पाया जाता है। और ऐसा जो ब्लड है वो हमारे ब्लड बैंक्स में नहीं है। तो ज़्यादातर लोग, अगर इनका एक्सीडेंट हो जाए या इसके अंदर खून की कमी हो जाए तो इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर, फेसबुक पर, कहीं कोई ऐसा क्रिटिकल केस आता है तो अखबारों में, टीवी में, समाचारों के बाद एक वो आता है, बोला जाता है कि कोई भी अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप का कोई सदस्य है तो वो अपना रक्त दान करें, एक बहुत क्रिटिकल केस चल रहा है। समझ में आया। तो ये क्या है, ये है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये इसके खोज करता है डॉक्टर वाई एम भेंडे। इन्होंने मुंबई में, मतलब बॉम्बे में एक दुर्घटना के केस में ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समझ में आया। तो बच्चों ये यहां पर आपके खत्म होते हैं ब्लड ग्रुप्स। अभी तक हम सार्वत्रिक दाता किसे कहते थे, ओ नेगेटिव को, लेकिन वास्तव में जो सार्वत्रिक दाता होता है वो बॉम्बे रक्त समूह होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, और अगला पार्ट है उसको हम कहते हैं गुणात्मक वंशागति
और मात्रात्मक वंशागति। देखिए, बेटा सबसे पहले है गुणात्मक वंशागति। देखिए, गुणात्मक वंशागति, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। इसका दूसरा नाम है एक जीनी वंशागति, माने मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। एक जीनी वंशागति माने मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। अब इस प्रकार की वंशागति में एक अकेला प्रभावी युग्म विकल्पी संपूर्ण लक्षण को प्रभावित करता है, मतलब उसकी गुणवत्ता जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, इस प्रकार की वंशागति में एक अकेला प्रभावी युग्म विकल्पी संपूर्ण लक्षण को प्रभावित करता है। यदि ऐसे दो प्रभावी युग्म विकल्पी भी प्रकट हो जाएं, तब भी समलक्षणी में कोई बदलाव नहीं होगा। माने अगर उपस्थित है ये, अगर ये उपस्थित है तब भी पौधा लंबा होगा, और अगर ये उपस्थित है तब भी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज, इस प्रकार की वंशागति में मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार की वंशागति में मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, मतलब इसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं आते, लंबा होगा या बौना होगा, बीच का नहीं होगा। तो इसको पढ़ने, अच्छा ये जो है गुणात्मक वंशागति, ये मेंडल के सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो ये यहां पर लिख देते हैं, मेंडल के सिद्धांतों का पालन करते हैं। मेंडल के सिद्धांतों का पालन करते हैं, इसका मतलब जो अनुपात मेंडलवाद में उत्पन्न हुए हैं उन सबका यहां पर पालन किया जाता है। तो इसमें एक हम सारणी बनाते हैं, टेबल, क्रमांक संख्या, फिर मोनोजीन्स की संख्या। ठीक है, फिर समलक्षणी संभव और समलक्षणी अनुपात।
तो समलक्षणी संभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। यही आपने मेंडलवाद में पढ़ा था। तो देखें, अगर मोनोजीन्स की संख्या 1 है तो समलक्षणी संभव कितने हो जाएंगे? 2 की घात 1 माने 2। तो समलक्षणी अनुपात क्या आ जाएगा? 3:1। ठीक बात है। नंबर 2, अगर मोनोजीन्स की संख्या 2 है तो समलक्षणी संभव कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2, 2 की घात 2, 2 दूनी 4। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। और अगर मोनोजीन्स की संख्या 3 है तो समलक्षणी संभव 2 की घात 3 बराबर 8। तो ये क्या हो जाएगा? 27:9:9:3:3:3:3:1। इस तरीके से। तो ये जो है ये आपका हो गया क्या? गुणात्मक वंशागति या एक जीनी वंशागति, जिसमें एक जीन जो है वो बिना दूसरे जीन से वो करे हुए, अनोन्य क्रिया करे हुए अपना स्वतंत्र अनुपात देते हैं और यही पूरी गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। समझ में आया? अब इसमें जो अगला है वो है मात्रात्मक वंशागति। देखिए बेटा, मात्रात्मक वंशागति। देखिए, मात्रात्मक वंशागति माने इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मात्रात्मक का मतलब है जब किसी एक लक्षण को एक से ज्यादा जीन्स निर्धारित करें। तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? अच्छा, इसका एक और नाम होता है, इसको बहुजीनी वंशागति भी कहा जाता है। बहुजीनी वंशागति माने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये इसका दूसरा नाम है। अब इसको हम रेखा चित्र यानी रे डायग्राम से कैसे बता सकते हैं? इसमें लक्षण तो एक ही होता है, लक्षण एक है, लेकिन इस लक्षण को प्रदर्शित करने में जीन्स कितने उत्तरदायी हैं? बहुत सारे। तो आपको ऐसे बना सकते हो, जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4। तो ये भी इसको प्रभावित करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो इस तरह की वंशागति में एक लक्षण को एक से अधिक जीन्स या एक से अधिक युग्म विकल्पी युग्म जो हैं वो प्रभावित करते हैं। और इसमें जो जितने भी युग्म विकल्पी होते हैं उनका कैसा प्रभावी होता है? संयोजी प्रभाव। सभी युग्म विकल्पियों का संयोजी प्रभाव होता है। संयोजी प्रभाव माने क्युमुलेटिव इफेक्ट। क्युमुलेटिव इफेक्ट
होता है। बेटा संयोजी का मतलब है जुड़ जुड़ के, जैसे एक युग्म विकल्पी हुआ तो जैसे उसने 10% लक्षण बनाया, दूसरा भी आ गया 20% हो गया, तीसरा आ गया 40, ऐसे इसको कहते हैं संयोजी प्रभाव। जितने अधिक प्रभावी युग्म विकल्पी होते हैं उतना ही अधिक लक्षण प्रकट होता है, तथा जितने कम प्रभावी युग्म विकल्पी होते हैं उतना ही लक्षण कम प्रदर्शित होता है। ठीक है, जैसे एक टी है तो ज्यादा लक्षण, 2 टी हैं तो और ज्यादा, 3 टी हैं तो और ज्यादा, इस तरीके से। इस वंशागति को मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस माने बहुकारक वंशागति भी कहते हैं। देखिए इसके अन्य नाम हम यहां पर लिख देते हैं, बहुकारक या मीट्रिक वंशागति, माने मल्टीपल फैक्टर या फिर मेट्रिक इनहेरिटेंस भी इनको बोला जाता है। समझ में आया? अब इसमें ना मध्यवर्ती लक्षणों का उत्पन्न होना लाक्षणिक गुण है, ये आप स्टार बनाकर लिखेंगे, डबल स्टार। इसमें मध्यवर्ती लक्षणों का प्रकट होना लाक्षणिक गुण है। जैसे मानव में त्वचा का रंग, लोग काले भी होते हैं, लोग एकदम रंजकहीन भी होते हैं जिनको एल्बिनो कहते हैं, गेहुए रंग के भी होते हैं, गहरे, अधिक गहरे। तो इसमें मध्यवर्ती लक्षण बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब इसके जो उदाहरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उदाहरण, नंबर 1, मनुष्यों में क्या क्या होता है? मनुष्यों में त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। ठीक है, ये बहुजीनी वंशागति है। फिर हमारे में लंबाई, और मनुष्यों में बुद्धिमत्ता। इसका मतलब जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब उसके अंदर ज्यादा बुद्धिमत्ता के जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है गेहूं में दानों का रंग, गेहूं में दानों का रंग। ठीक है, गेहूं में जो ऊपर दानों का रंग होता है ना, वो भी। फिर नेक्स्ट जो है वो है जंतुओं में दुग्ध, ऐसे लिख देता हूं, जंतुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता और मांस उत्पादन क्षमता, मांस उत्पादन क्षमता। ये भी किसका उदाहरण है? ये भी मात्रात्मक वंशागति का उदाहरण है। ठीक है, पौधों में उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता। फिर पौधों में प्रतिपादक बीजों व फलों का, प्रतिपादक बीजों व फलों का आकार, मतलब बड़ा आकार जो है वो ज्यादा जीन्स पर है। ठीक है, आकृति और संख्या, आकृति व संख्या। तो ये कुछ उदाहरण है जो आपको मात्रात्मक वंशागति में पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, वो रह गया, इसकी खोज के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसकी जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी?
कॉल र्यूटर ने, और कॉल र्यूटर ने किस में की थी? तंबाकू के पौधों की लंबाई। ठीक है, तो कॉल र्यूटर ने तंबाकू के पौधों की लंबाई। ठीक है, ये तो पादपों की बात हो गई। तथा ये एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने इसको मनुष्यों में इसकी खोज की थी, मनुष्य की बुद्धिमत्ता और लंबाई। मनुष्यों में बुद्धिमत्ता माने इंटेलिजेंस एवं लंबाई। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो पौधों में उत्पादकता हो गया, ये आकृति व संख्या हो गया, और लंबाई भी होती है पौधों में लंबाई, क्योंकि खोजा तो तंबाकू के पौधे की लंबाई के लिए गया था ना इसको। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसमें भी हम एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, और देखिए सारणी क्या कहती है? सारणी कहती है क्रमांक संख्या, बहु जीन्स माने पॉलीजीन्स की संख्या, समलक्षणी संभव, समलक्षणी संभव का फॉर्मूला है 2n+1, 2n जमा 1। ठीक है, फिर समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात, और इसमें ना हम उदाहरण भी लिखेंगे, क्योंकि उदाहरण ही पूछा जाता है। उदाहरण, तो सबसे पहले है, अगर पॉलीजीन्स है 1, तो समलक्षणी संभव क्या होगा? 2 गुणा 1 2 + 1 3, 3 हो गया। समलक्षणी अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1। और इसका उदाहरण है मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग। मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग। ठीक है, फिर है आपका नंबर 2, इसमें पॉलीजीन्स की संख्या है 2, समलक्षणी संभव है 2 दूनी 4 + 1 5, और इसको हम कैसे लिखते हैं? अनुपात 1:4:6:4:1, और इसका उदाहरण है गेहूं में दानों का रंग। गेहूं में दानों का रंग। और तीसरा जो हमें पढ़ना है, नंबर 3, अगर पॉलीजीन्स 3 है तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 1 7, 7 समलक्षणी चाहिए। फिर अनुपात होगा 1:6:15, 6:15, 1:6:15, 20:15, 6:1। और ये क्या है? इसका उदाहरण है मनुष्यों में त्वचा का रंग। मनुष्यों में त्वचा का रंग। ठीक बात है। अब यह हो गया। अब इसके बाद हम एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, वो है मनुष्यों में त्वचा का रंग। मनुष्यों में
त्वचा का रंग, ठीक है। और ये है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसके मनुष्य में जो त्वचा का रंग है उसकी खोज दो वैज्ञानिकों ने की थी, और वो है डेवनपोर्ट एवं डेवनपोर्ट। खोज करता है डेवनपोर्ट एवं डेवनपोर्ट, ठीक है। दोनों का सरनेम सेम है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो मनुष्यों में जो त्वचा का रंग है वो 3 जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है, और वो 3 पॉलीजीन्स के नाम क्या क्या हैं वो हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं, 3 पॉलीजीन्स। 3 पॉलीजीन्स, और इसके नाम हैं ए, बी व सी, ठीक है। तो इसमें अनुपात क्या आता है आपको तो अच्छे से पता है, यह अनुपात है 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो मैं अनुपात लिख दे रहा हूं, यह अनुपात है 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। अब आपने त्रिसंकर संकरण पढ़ा है, तो त्रिसंकर संकरण में 64 का डब्बा बनता है, याद है ना। जो पन्नेट वर्ग बनता है वो 64 का बनता है। तो जो पहला वाला होगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, बड़ा सी। हमने पढ़ा था कि मात्रात्मक वंशागति में संयोजी प्रभाव होता है। जितने ज्यादा बड़े युग्म विकल्पी होते हैं उतना गहरा रंग होता है। तो यहां पर जो इसमें रंग होएगा उसको बोलेंगे शुद्ध काला या फिर नीग्रो, ठीक है। तो यहां पर जो रंग आएगा वो होगा शुद्ध काला या नीग्रो। मतलब जितने ज्यादा युग्म विकल्पी उतना ज्यादा गहरा रंग। तो आप देखिए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल काले होते हैं, न्यूजीलैंड के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल काले होते हैं। आपने टेनिस प्लेयर जो होती हैं, जो टेनिस खेलती हैं खिलाड़ी, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, उनकी त्वचा का रंग देखा होगा, एकदम काली होती हैं। और इतनी ज्यादा काली होती हैं, उनका त्वचा जो है वो चमकती है, उसमें एक अलग ही प्रकार का चमकाव होता है। क्योंकि ये तीनों युग्म विकल्पी होंगे, 3 जीन्स होंगे, तो ये उतनी ज्यादा मेलानिन प्रोटीन बनाएंगे, उतना ज्यादा हमारा त्वचा का रंग गहरा होगा। और गहरा त्वचा का रंग जैविक रूप से हल्की त्वचा के रंग से ज्यादा अच्छा होता है गुणवत्ता के मामले में, है ना। लेकिन आप लोगों का क्या है, बड़े होगे, पढ़ लिख लोगे। मैं लड़कों के लिए कह रहा हूं, जब शादी होएगी तो शादी के लिए गोरी लड़की चाहिए, है ना। ये दिमाग अपने मन से निकाल दीजिए, ये बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा गहरा रंग होता है उतना ज्यादा जो होता है मेलानिन वर्णक होता है हमारी त्वचा में, और हमारी त्वचा का रंग गहरा होता है। और ज्यादा त्वचा का रंग अगर गहरा होता है तो उसमें पराबैंगनी विकिरणें जो हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो हमारी त्वचा को नहीं भेद पाती हैं, और हमें त्वचा के कैंसर, स्किन कैंसर और शरीर के आंतरिक अंगों के कैंसर से बचाव मिल जाता है। तो शुद्ध रंग गहरा है, ठीक है। समझ में आया। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, जीव विज्ञान पढ़ते हो, बड़े होके ये मत कहने लगना कि गोरी लड़की चाहिए। गोरे काले से कुछ नहीं होता है, जो होता है वो अच्छे प्रकृति से, अच्छी नेचर से होता है, अच्छे पढ़ने लिखने से होता है, अच्छे हृदय से होता है, अच्छे दिल से होता है ना। अब बढ़ते हैं आगे। ये वाला तो बिल्कुल काला हो गया। अब ये वाला जो आखिरी है, तो उस 64 में से जो आखिरी का जो वर्ग है उसमें कैसे आएगा, उसमें आएगा छोटा ए, छोटा ए, छोटा बी, छोटा बी, छोटा सी, छोटा सी। और ऐसे जीव को हम बोलेंगे रंजकहीन। क्या बोलेंगे, रंजकहीन, माने एल्बिनो,
ये एक रोग है। रोग इसलिए है क्योंकि इनकी त्वचा में बिल्कुल भी वर्णक नहीं होता, क्योंकि एक भी बड़ा अक्षर नहीं है बेटा, इसमें एक भी बड़ा अक्षर नहीं है। तो इसमें इन बच्चों को हम हिंदी में सूरजमुखी भी कहते हैं। और हर एक स्कूल में ना एक ऐसा बच्चा मिल जाता है। इनका आप देखोगे, इनका शरीर का रंग बिल्कुल दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद चिट्टा होता है। सारे जो बाल होते हैं वो भी सुनहरे होते हैं। आंखों की पुतलियां और ये आई लैशेज है ना, भौएं, ये भी सब सुनहरी होती हैं, ये भी सब सुनहरे होते हैं। तो इनको रंजाखीन कहते हैं, सूरजमुखी। वैसे ये सामान्य जीवन जीते हैं, इनके अंदर प्रजनन क्षमता भरपूर होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता है इनकी दृष्टि कमजोर होती जाती है, इनको दिखने में प्रॉब्लम होती जाती है। मुझे भी याद है 2008 में, आज से 12-13 साल पहले, मेरी एक छात्रा स्टूडेंट थी ऐसी, जिसका नाम काजल था, और अब वो डॉक्टर बन के बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी रही है। लेकिन वो क्या है, रंजकहीन है। समझ में आया? और क्या होता था, जैसे वो धूप में निकलती थी ना, उसका सारा शरीर, चेहरा, हाथ पैर सब लाल पड़ जाते थे। क्योंकि क्या है, उसके अंदर तो मेलानिन वर्णक ही नहीं है, तो उसको कोई भी प्रत्युर्जा, कोई भी एलर्जी बहुत आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, मैंने क्या कहा था, जितने बड़े युग्म विकल्पी हैं और उतना रंग गहरा, और अगर जितने कम बड़े युग्म विकल्पी हैं उतना जो लक्षण है वो कम आएगा। अब ये जो 20 हैं, ये 20 कैसे होंगे, इनमें 3 अक्षर बड़े होंगे, 3 अक्षर छोटे होंगे। तो इनको हम कहते हैं मुलैटो, या शुद्ध गेहूं, जो व्हीटिश कलर होता है। हम जो भारतीय है ना, हमारा जो रंग होता है वो क्या होता है, हम गेहूं रंग के होते हैं। ठीक है, ना बहुत गहरे होते हैं, ना बहुत गोरे होते हैं। अगर कोई बच्चे, आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना हम बहुत गोरे हैं, अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में कोई बहुत गोरा नहीं होता। अगर किसी का रंग बहुत साफ है ना, जो अपने आप को बहुत घमंड कर रहा है, तो वो रंग बहुत साफ नहीं होता है, वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिक होता है। ठीक है, इसलिए वो पीलापन होता है, वो गोरापन नहीं होता है। तो ये है मुलैटो। ठीक है, अब इसमें क्या है, 3 अक्षर बड़े हैं, 3 छोटे हैं। तो इसमें ऐसा भी होगा, बड़ा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा सी छोटा सी। या इसमें ऐसा भी होंगे, बड़े ए बड़ा बी, छोटा बी छोटा सी छोटा सी, ऐसे। या फिर छोटा ए बड़ा बी छोटा सी छोटा सी, सॉरी, बड़ा सी। 3 अक्षर बड़े, 3 छोटे। तो ऐसे कुल कितने होते हैं, 20। अब अगर इधर चलेंगे तो इधर चलने पर क्या होगा, इसमें यह होगा गहरा, माने डार्क। माने इसमें क्या होगा, इसमें 4 अक्षर बड़े होंगे और 2 अक्षर छोटे होंगे। मैंने ऐसे लिख दिया आपको ताकि आसानी हो। इसमें होगा बहुत गहरा माने वेरी डार्क। और इसमें क्या होगा, 5 अक्षर बड़े होंगे और 5 युग्म विकल्पी बड़े होंगे और 1 छोटा होगा। ठीक है, इसमें कैसा है, 3 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। इसमें कैसा है, 6 बड़े हैं और 0 छोटे हैं। इस तरीके से इसको पढ़ना है। अब जब इधर चलते हैं तो इधर होगा हल्के। ठीक है, हल्का रंग है, मानिए फेयर। इसमें क्या होगा, 2 युग्म विकल्पी बड़े हैं, 4 छोटे हैं। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो ये होगा अत्यंत हल्के माने वेरी फेयर, जैसे ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, जैसे उत्तर अमेरिका के लोग होते हैं, जैसे ग्रीनलैंड के लोग होते हैं, ये ऐसे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 बड़ा होगा बस और 5 छोटे होंगे। इसमें 0 बड़ा होगा और 6 छोटे होंगे। तो इस तरीके से ये मात्रात्मक वंशागति का सूचक होता है। क्या, मनुष्यों में त्वचा का रंग। तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं लाइफ के लिए भी,
तो किसी के रंग पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रंग कैसा होता है हमारा ये हम पर निर्भर नहीं करता है, ये उन जीन्स पर, उन युग विकल्पियों पर निर्भर करता है जो हमारे माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, परदादी दादा से हमारे अंदर वंशागत हुए हैं। हम तो विज्ञान के छात्र हैं ना, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें रंग भेद नहीं करना है, हमें रंगों पर नहीं जाना है, ठीक है। रंग से ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना पढ़ा लिखे हैं, आपकी सोच कैसी है, आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। आप गोरी लड़की से शादी कर लो हैं और कल को वो घमंड में आपको नौकर की तरह भी ना ट्रीट करे, तो ऐसे गोरे रंग से क्या फायदा है ना बेटा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ये गुणात्मक वंशागति और मात्रात्मक वंशागति से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमने इससे पहले आज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पर एक क्वेश्चन भी किया था, और हमने बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी पढ़ा था, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे बहुप्रभाविता माने प्लियोट्रॉपी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल के द्विसंकर संकरण से हटकर जो है, जैसे संपूरक जीन्स, पूरक जीन्स, द्विक जीन्स, उसमें जो 9:3:3 अनुपात है उसमें बदलाव आ जाता है। तो कहीं 9:7 हो जाता है, कहीं 9:3:4 हो जाता है, कहीं 12:3:1 हो जाता है, कहीं 9:6:1 हो जाता है। ये सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे और आप बहुत अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।